दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको श्री सोमनाथ जी से द्वारिकाधीश मंदिर ले चलूंगा और वहां पर दर्शन कराऊंगा। ये गुजरात यात्रा का 5th पार्ट है। आपने 4th पार्ट में देखा था कि मैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए थे और सोमनाथ जी में जितने भी फेमस मंदिर हैं वहां भी ले गया था, वहां के भी दर्शन कराए थे। अगर आपने गुजरात यात्रा का 4th पार्ट नहीं देखा है तो देख ले। और ये है 5th पार्ट। इस पार्ट में मैं आपको श्री सोमनाथ से द्वारिकाधीश का जो सफर है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन भी कराऊंगा और आसपास के जो फेमस मंदिर हैं जिसमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भेट द्वारिका है, ये सभी जगह पर ले चलेंगे और सभी की जगह की जानकारी देंगे और उसके साथ साथ दर्शन कराएंगे। तो आज की वीडियो सबसे खास है। आप सभी जानते हैं कि द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो भारत के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। तो ये वीडियो कह सकते हैं इस चैनल के लिए भी एक बेस्ट वीडियो है और आप सभी के लिए भी बेस्ट वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि लास्ट तक जरूर देखें और जो लोग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से श्री द्वारिकाधीश मंदिर जाना चाहते हैं तो उनके लिए इसमें पूरी जानकारी होगी, रास्ते के बारे में भी और मंदिर के बारे में, कैसे दर्शन करना है, किस टाइम मंदिर खुलता है और उसके साथ साथ कब तक मंदिर में दर्शन होते हैं, किस टाइम अगर दर्शन करने आप जाएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी, आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो एक कंप्लीट ब्लॉग होगा, तो शुरू से लास्ट तक देखें और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ नई नई जगह की वीडियो देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर दर्शन के साथ साथ यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी दी जाती है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है श्री सोमनाथ से द्वारिकाधीश। अगर आप श्री सोमनाथ से द्वारिकाधीश जाना चाहते हैं तो ट्रेन जो है जाती हैं, कुछ ही ट्रेनें जाती हैं और श्री सोमनाथ जी से आपको वेरावल एक रेलवे स्टेशन है जो कि श्री सोमनाथ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको वेरावल पहुंचना होगा और वेरावल से डायरेक्ट द्वारिका के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। आप उस ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। और मैं गया था ट्रेन से, तो मैं आपको ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूं कि कितने बजे ट्रेन है और कितने बजे पहुंचाती है। बाकी अगर आप लोग बस से भी जाना चाहते हैं तो बस भी बहुत अच्छा माध्यम है। आप श्री सोमनाथ जी से द्वारिका के लिए बस भी ले सकते हैं। और अगर आप कार हायर करेंगे तो अगर आपकी फैमिली है, 4-5 लोग हैं, तो आप आसानी से कार के माध्यम से लगभग 6 घंटे 7 घंटे में आप पहुंच सकते हैं और बस जो है इतना ही टाइम लेती है। और बाकी जो ट्रेन के बारे में बात करें तो ट्रेन लगभग 8 घंटे के आसपास लेती है, 8-9 घंटे, क्योंकि ट्रेन जो है काफ़ी दूर से घूम के जाती है। तो ट्रेन का सफ़र के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा क्योंकि मैं ट्रेन से गया था। दोस्तों श्री सोमनाथ जी से द्वारिका के लिए जो ट्रेन है वो रात 11 बजे जाती है और वेरावल रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जाती है और सुबह 7 बजे पहुंचा देती है। लगभग 8 घंटे का सफ़र है। आप पहले अगर एडवांस में बुकिंग करेंगे तो आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि आप रात में आराम से सोते सोते द्वारिकाधीश पहुंच जाएंगे और वहां पर दर्शन कर पाएंगे। और मैं इसी ट्रेन से गया था वेरावल रेलवे स्टेशन से। तो ध्यान रखें एक ही ट्रेन है जो वेरावल से श्री द्वारिकाधीश के लिए जाती है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं द्वारिका रेलवे स्टेशन। ये द्वारिका धाम का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर जो ट्रेन नंबर है ना 19251, ये देखिए, ओखा टू सोमनाथ। द्वारिका रेलवे स्टेशन से द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है और 20 रुपये पर पर्सन यहाँ से ऑटो वाले लेते हैं। एक ऑटो में लगभग 6-7 लोग बैठा के आराम से आपको द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास किसी होटल या लॉज या मंदिर के पास छोड़ देते हैं। दोस्तों द्वारिका में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, उसके साथ साथ वहाँ पर धर्मशाला भी है, लॉज भी हैं। तो मैं एक होटल में रुका था, लेकिन उस होटल के सामने एक धर्मशाला था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अग्रवाल भवन के नाम पर था और वहाँ पर लो बजट में रूम मिल जाते हैं और अच्छे रूम है वहाँ पर। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इस वजह से वहाँ पर फुल हो गया था। तो ये ध्यान रखें, जैसे ही ट्रेन से आप उतरते हैं तुरंत ऑटो कर लें। और अगर आप धर्मशाला या लो बजट में रुकना चाहते हैं तो आपको तुरंत किसी ना किसी धर्मशाला में जाना होगा। अग्रवाल भवन में आप जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको रूम मिल जाएगा अगर आप जल्दी जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑटो हैं मैंने देखा था इसी भवन के सामने आ रहे थे और जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जो रूम है वो फुल हो गए थे। तो इसी भवन के सामने मुझे एक होटल में रुकना पड़ा। तो होटल के चार्जेस 2000 रुपये रहते हैं जिसमें 3 लोग रुक सकते हैं। और बाकी ये अग्रवाल भवन देख रहे हैं,
अगर आप जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि एक ही ट्रेन है और उस ट्रेन से ज़्यादातर जो भी लोग उतरते हैं वो यहाँ पर आते हैं या आसपास की जगह पर जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको रूम मिल जाता है फिर तो बहुत अच्छा है। और ये नज़दीक जगह है, यहाँ से आप पैदल भी लगभग 6-7 मिनट में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अब मैं निकल पड़ा हूँ द्वारकाधीश मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। होटल तक पहुँचने में हमें लगभग 8 बज गए थे। 8 बजे के बाद 1-1.5 घंटे हम लोग तैयार हुए और फिर निकल पड़े थे। 10 बजे के आसपास द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े थे और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हमें नज़र आ रही थी। और 12:30 बजे जो है मंदिर बंद हो जाता है, और ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, दोपहर के समय ना 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। कोशिश करें कि सुबह लगभग 9-10 बजे तक आपको मंदिर के लिए जाना ही है। ऐसा ना हो कि आप मंदिर के लिए जाएं और फिर भीड़ हो और उसके बाद कपाट बंद होने का समय भी आ जाए। तो जब कपाट बंद होने का समय आ जाता है ना, तो कई बार जल्दी में आपको दर्शन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो सही समय पर जाएं ताकि 12:30 से पहले आपको आराम से दर्शन हो जाए। तो ये मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर काउंटर बने हैं जहाँ पर आप लोगों को अपने जो मोबाइल्स हैं वो जमा कराने हैं, शूज़ जो है यहाँ पर जमा कराने हैं। ये देखिए स्टैंड है यहाँ पर, ज़्यादा काउंटर तो नहीं है। कई बार इन्हीं काउंटर में भी 20-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि लाइन जैसी लंबी होती है ना, तो फिर काफ़ी समय यहीं पर आपका लग जाता है। तो ये ध्यान रखें, मोबाइल आपको यहीं जमा कराना होगा, मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये है देखिए श्री द्वारकाधीश मंदिर, आप सभी दर्शन करें। और जब मैं यहाँ पर था ना तो फ्लैग बदला जाता था। दिन में कई बार जो है द्वारकाधीश मंदिर का जो फ्लैग है वो बदला जाता है। तो यहाँ पर एक बंदा दिख रहा है, देखिए वो फ्लैग बदल रहे हैं। तो ये दृश्य भी हमें देखने को मिला था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने कैमरे में कैद किया, आप सभी देख सकते हैं। इन दृश्यों को देखें और वीडियो को शेयर करते जाएं और सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जय श्री द्वारकाधीश। दोस्तों लगभग 2 घंटे में हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे, लेकिन जब हम दर्शन करके बाहर निकले तो 12 बज चुके थे। और 12 बजे जब मैंने लाइन को दोबारा देखा तो लाइन तो काफ़ी हद तक खाली हो गई थी, लेकिन क्या है ना, उस समय प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाते हैं, जल्दी से लोगों को आगे भेजा जाता है। देखिए ये वाली लाइन है, यहाँ से हम होके गए थे और ये पूरा पैक हो उस समय था जब मैं गया था, लेकिन अभी देखिए खाली हो चुका है। और लगभग 12-12:15 बजे के आसपास गेट भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतने लोग तो अंदर रहते ही हैं जो जिनको दर्शन करते 12:30 बज जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा जो कि श्री द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी हुई है। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होती है, श्रृंगार आरती 10:30 बजे सुबह होती है, राजभोग सुबह 12 बजे लगता है, दर्शन जो विराम होते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं 12:30 बजे दोपहर में। उसके बाद शाम को 5 बजे फिर दर्शन होते हैं, चालू हो जाते हैं। संध्या आरती 7:30 बजे होती है, शयन आरती जो होती है 8:30 बजे होती है और मंदिर 9:30 बजे पुनः फिर बंद हो जाता है। तो आप इस टाइम को ध्यान रखें। अगर आप मंगला आरती में भाग लेना चाहते हैं तो सुबह 6:30 बजे होती है, आपको 5-5:30 बजे तक लाइन में लग जाना होगा, तभी आप मंगला आरती में भाग ले पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते जाएं, ऐसे ही आगे जानकारी देते रहेंगे। श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने लंच किया और लंच करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट मंदिर के लिए। और मंदिर का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। तो पहले हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके बाद जाएंगे भेट द्वारिका, और बाकी जो आसपास के रास्ते में पड़ने वाले प्लेस हैं वहाँ भी हम दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। एक बात का आप ध्यान रखें, श्री द्वारकाधीश से भेट द्वारिका के बीच की जो दूरी है वो 35 से 40 किलोमीटर की है और रास्ते में भी कई प्लेस पड़ते हैं और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मंदिर पड़ता है, जहाँ भी कई बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ भी 2 घंटे लग जाते हैं और भेट द्वारिका में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो ये मान के चलें कि आप 1 बजे तक आप हर हाल में भेट द्वारिका के लिए यहाँ से निकल पड़ें, ताकि शाम
लगभग 8 बजे से पहले पहले आप श्री द्वारिकाधीश वापस आ जाएं। तो अभी हम चल रहे हैं, पहले नागेश्वर धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको भेट द्वारिका में दर्शन कराएंगे। रास्ते में और भी प्रमुख स्थान पड़ेंगे, वहां भी दर्शन कराएंगे और आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, श्री द्वारिकाधीश मंदिर से चलते चलते अब मैं पहुंच चुका हूं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। ये देखिए, बड़ी प्रतिमा आपको भोलेनाथ की नजर आ रही होगी और ये जो गेट दिख रहा है, इसी गेट से एंट्री करेंगे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप सभी को बस होने ही वाले हैं। ये सामने देखिए, मंदिर परिसर जो है वो नजर आ रहा है और मंदिर भी दिख रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ के दर्शन कुछ ही देर में आप सभी को होंगे। दोस्तों, अब मैं दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुका हूं और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं यहां पहुंचा ना तो लगभग 2 बज रहे थे और 2 बजे के आसपास जब मैंने यहां पर लाइन देखी तो बहुत बड़ी लाइन थी और लाइन देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि 1-1.5 घंटे तो नॉर्मली लग ही जाएंगे। तो फिलहाल देखिए, भोले के भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। भोले बम बम, भोले बम बम, बम बम, भोले बम बम, भोले 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 यहाँ पर मंदिर का इतिहास लिखा है। श्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रूप में और देवी पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है, इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। यहाँ पर यह इतिहास लिखा हुआ है और मंदिर के अंदर मैं आ चुका हूँ और कुछ ही देर में आप सभी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप सभी को दर्शन हो रहे हैं। सभी लोग हर हर महादेव लिखते रहें। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के कर रहे हैं। लगभग 2 घंटे में अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे और फिर उसके बाद दर्शन करके हम बाहर आ गए थे। बाहर में जो कुछ मुख्य मंदिर थे वहाँ भी हमने दर्शन किया और उसके बाद हमें आगे जाना था, इस वजह से ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पर इसमें नहीं किया क्योंकि भेट द्वारिका जाना था और भेट द्वारिका तो बहुत ही खास जगह है। कहते हैं द्वारिका जाओ तो भेट द्वारिका जाना तो बनता ही है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से भेट द्वारिका, और भेट द्वारिका से पहले एक गोपी का तालाब आता है। बहुत ही प्राचीन जगह है जो कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ा हुआ वहाँ का इतिहास है। तो गोपी का तालाब में दर्शन करते हुए हम पहुँचेंगे भेट द्वारिका और वहाँ के बारे में भी बताएंगे और उसके साथ साथ दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से भेट द्वारिका की ओर लेकर चल रहा हूँ और रास्ते में जब 4-5 किलोमीटर आप चलेंगे तो एक गोपी का तालाब आता है जो कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ा हुआ वहाँ का इतिहास है। तो पहले हम आपको गोपी का तालाब में दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम भेट द्वारिका की ओर चलेंगे। मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ तक आपको ऑटो लेकर आएगी। यहाँ से राइट साइड में आपको थोड़ा सा पैदल चलना होगा और उसके बाद आप पहुँचेंगे गोपी का तालाब। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये एक और फेमस जगह आपको मिलती है। ये है गोपी का तालाब। यहाँ का इतिहास जो है बहुत ही खास है, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दर्शन भी कराऊंगा, यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये बहुत ही प्राचीन, कह सकते हैं 5000 वर्ष से भी प्राचीन ये तालाब है। आइए दर्शन कराते हैं और इतिहास को जानते हैं।
गोपी का तालाब वो जगह है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारिका आ गए थे, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में नहीं रह पा रही थी, तो सभी गोपियां कहते हैं कि वो यहीं पर आई थी और इसी तालाब में भगवान श्री कृष्ण थे, उनके साथ यहाँ पर रासलीला हुई और उसके बाद इसी तालाब में जितनी भी गोपियां थी सभी अपने शरीर को त्याग दिया था। कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच सबसे आखिरी रासलीला यहीं पर हुई थी। तो ये तालाब है आपके सामने, आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। इस तालाब की जो मिट्टी है ना, वो घर श्रद्धालु ले जाते हैं, बहुत ही पवित्र यहाँ की मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों, गोपी का तालाब में दर्शन करने के बाद अब हमारा जो सफ़र है वो बढ़ता है भेट द्वारिका के लिए। और भेट द्वारिका इतनी खास जगह है कि अगर आप द्वारिका जाते हैं, द्वारिकाधीश में दर्शन करते हैं, तो भेट द्वारिका में दर्शन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। गोपी के तालाब से भेट द्वारिका की जो दूरी है वो मात्र 21 किलोमीटर का है और उसके साथ साथ रास्ता काफ़ी अच्छा है। 21 किलोमीटर का सफ़र ये आपका 20-25 मिनट में आसानी से पूरा हो जाएगा। देखिए, अभी तो फ़िलहाल ये रोड दिख रही है, जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी रोड मिलेगी, तो आप बहुत जल्द भेट द्वारिका पहुंच जाएंगे। आज से कुछ वर्षों पहले भेट द्वारिका जाने के लिए समुद्र में को पार करना होता था बोट के माध्यम से, लेकिन अब जो है एक बहुत ही बड़ा विशालकाय सेतु बन चुका है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु से आसानी से भेट द्वारिका तक पहुंचा जा सकता है और सुदर्शन सेतु के बहुत ही अच्छे वाले नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। और सुदर्शन सेतु जब आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिले। और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं सुदर्शन सेतु में एंट्री कर चुका हूँ। सुदर्शन सेतु की जो लंबाई है वो 2.3 किलोमीटर है और सुदर्शन सेतु के बनने से जो भेट द्वारिका और ओखा के बीच में जो संपर्क है वो सीधे हो चुका है रास्ते के माध्यम से। तो ये भेट द्वारिका और ओखा को जोड़ता है और फिलहाल आप देखिए कितना सुंदर है ये सुदर्शन सेतु और काफ़ी बड़ा है। इसका उद्घाटन हुआ था 25 फरवरी 2024 को। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पूरा व्यू आप देख सकते हैं। और पहले बोट के माध्यम से लोग भेट द्वारिका जाते थे, लेकिन अब आसानी से अपनी कार से, ऑटो से, विक्रम से, जैसे ही जाना चाहें आप आसानी से जा सकते हैं। और इस पुल के बनने से समय काफ़ी कम हो चुका है, अब आसानी से लोग भेट द्वारिका पहुंच जाते हैं, वो वहां पर दर्शन होते हैं। एक बात यह है कि ये जो अभी तक आपने वीडियो देखी है ये 1 डे का प्लान है। मैं सुबह 7-8 बजे द्वारिका पहुंचा था, द्वारिकाधीश में दर्शन किए, उसके बाद मैंने श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए, गोपी का तालाब में दर्शन किए और अब मैं पहुंचने वाला हूं भेट द्वारिका। तो ये एक दिन का ही प्लान आप देख रहे हैं और अगर आप सही से प्लान करेंगे तो एक दिन में इतने प्लेस घूम लेंगे। तो अब मैं पहुंच चुका हूं भेट द्वारिका मंदिर के काफ़ी करीब और मैं यहां से पैदल आपको ले चलूँगा और आप लोगों को दर्शन कराऊँगा। दोस्तों, भेट द्वारिका पहुंचने के बाद मैं आगे बढ़ चुका था दर्शन करने के लिए और जैसे ही थोड़ा आगे चला था तो राइट साइड में हमें कुछ काउंटर दिख रहे थे जहां पर आप अपना मोबाइल है, छोटे बैग जो हैं वो आराम से रख सकते हैं, क्योंकि यहां भी मोबाइल जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मोबाइल लेकर आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे शू स्टैंड हैं जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। उसके बाद मैं लग गया था लाइन में। ये देखिए लाइन है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि दोपहर में मंदिर यहाँ भी बंद रहता है और उसके बाद जब मंदिर खुलता है ना, तो जो लोग द्वारिकाधीश में दर्शन कर लेते हैं वो यहीं पर आते हैं। तो उस समय जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा।
आप सभी यहाँ के दृश्य देखें और मैं आपको इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में अपने शासन काल के दौरान भगवान कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान भेट द्वारिका में था। द्वारिका में वो शासन करते थे, वहाँ पर उनकी गद्दी स्थल थी, लेकिन उनका जो मूल निवास था वो भेट द्वारिका में यहीं पर है। हमारे प्राचीन महाकाव्य महाभारत में भी भेट द्वारिका का अक्सर उल्लेख मिलता है और ये बहुत ही खास जगह है। और कहते हैं कि 500 वर्ष से पहले वल्लभाचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अब मैं आपको काउंटर के पास लेकर चलता हूं और यहाँ पर जो फीस लगती है, जो चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पर शू स्टैंड है। शू में 5 रुपये पर जोड़ी जो है वो देना होता है। मोबाइल में 5 रुपये आपको मोबाइल देना होता है। ये 3-4 काउंटर यहाँ पर बने हैं जहाँ पर अपने मोबाइल और शूज जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर सोने की द्वारिका भी बनाई गई है, तो आपको सोने की द्वारिका की तरफ ले चलते हैं और वहाँ के दृश्य भी दिखाते हैं। यहाँ पर जब मैं भेट द्वारिका में दर्शन करने के लिए जा रहा था तो लगातार अनाउंसमेंट चल रहा था। एक बंदा जो है माइक से लगातार सोने की द्वारिका अनाउंसमेंट चल रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना सोने की द्वारिका देखते हैं और क्या है सच्चाई उसको जानते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर टिकट के बारे में देखिए, यहाँ आने के बाद ही पता लगता है। 40 रुपये की टिकट है और ये देखिए सोने की द्वारिका पावन धाम। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर देखने को है। जैसे ही मैं यहाँ पर गया तो देखकर पहली ही नज़र में मुझे समझ में आ गया था, ये तो नाम की सिर्फ सोने की द्वारिका है। आर्टिफिशियल इन्होंने बना रखा है, कलर इस तरह कर रखा है ताकि आपको देखने में सोने की लगे। देखिए यहाँ से लेकर काफ़ी मंदिर है यहाँ पर और देखिए सामने की जो व्यू है ना, तो वाकई में लग रहा था जैसा सोना है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सोने की द्वारिका बनाई गई है। तो ये एक कह सकते हैं एक अच्छा मंदिर है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह लोगों को भ्रमित किया जाता है ना शुरू में, तो ना ही टिकट के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। पहले तो अनाउंसमेंट लगातार चलता है, उसके बाद फिर यहाँ पर जब आते हैं तब पता चलता है। आज से हजारों वर्ष पहले कभी सोने की द्वारिका हुआ करती थी और वो सोने की द्वारिका समुद्र में डूब गई है। तो फिलहाल वो तो नहीं देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर जो ये द्वारिका बनाई गई है ये आप देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके बताएं और आगे हम आपको वापस ले चलेंगे दोबारा द्वारिकाधीश मंदिर के पास में, वहाँ के दृश्य दिखाएंगे और द्वारिकाधीश के मंदिर के आसपास के जो और मंदिर रह गए हैं जो डे 1 में नहीं हो पाए हैं वो डे 2 में पूरा करेंगे। एक भटकेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही खास मंदिर है। जब आप देखेंगे ना तो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जब भी द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप भटकेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाएंगे। वो हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के दृश्य आप देख ले। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करते जाना। कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको आगे दूंगा जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग कम समय में द्वारिका ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो। तो फिलहाल सोने की जो द्वारिका है यहाँ के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं बाहर की ओर और फिर हमें यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हमें पहुँचना है द्वारिका, क्योंकि अभी हम भेट द्वारिका में हैं और भेट द्वारिका और द्वारिका के बीच में डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर है। अब मैं आपको ऑटो चार्जेस के बारे में जानकारी दूंगा। ये पूरा पैकेज होता है। द्वारिका से मैं लगभग 2 बजे के आसपास निकला था और इसमें हमें पहले जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद हमें जाना था गोपी का तालाब और तीसरा जो प्लेस था ये था भेट द्वारिका। उसके बाद यहाँ से जाना था रुक्मणी देवी का जो टेम्पल है वहाँ जाना था। तो ये 4-5 जगह है। इसके लिए मात्र 1600 रुपये ऑटो वाले चार्ज करते हैं। अगर आप शिवराजपुर बीच जो कि बहुत ही फेमस है वहाँ पर एक्स्ट्रा जाते हैं या एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाते हैं तो ऑटो वाले 2000 रुपये लेते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है क्योंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी भीड़ होती है, भेट द्वारिका में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं द्वारिका जी में जो रुक्मणी माता जी का मंदिर है वहां पर आपको लेकर चलते हैं और दर्शन कराएंगे।
कहते हैं कि सभी जगह दर्शन करने के बाद रुक्मिणी माता के दर्शन जरूर करें, तभी आपकी यात्रा जो है पूरी मानी जाएगी। तो ये मंदिर देख रहे हैं ना, रुक्मिणी माता जी का मंदिर है। रुक्मिणी माता जी के मंदिर से आते आते हमें लगभग 8:30 बज गए थे। उसके बाद हमने डिनर किया और फिर उसके बाद फिर से मैं पहुंच गया था द्वारिकाधीश मंदिर के पास। तो फिलहाल ये रात के दृश्य आप देख रहे हैं, द्वारिकाधीश मंदिर के दृश्य देख रहे हैं। द्वारिकाधीश मंदिर जो है रात 9:30 बजे बंद हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और रात को यहाँ मार्केट खुली रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर कुछ आप खाना पीना चाहें तो मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो कुछ मार्केट के दृश्य भी आपको दिखाते हैं। अगर आप द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास रुकते हैं ना, तो आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि आप आराम से पैदल चलते हुए कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और ये मार्केट सच में बहुत सुंदर है, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं और कुछ ख़रीदारी अगर करना है, कुछ शॉपिंग करनी है तो भी आप मंदिर के पास से कर सकते हैं। और मैं मार्केट में काफ़ी देर तक रहा और उसके बाद मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगा। बैक साइड में सुदामा सेतु है, सुदामा सेतु के भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सेतु तो बंद हो चुका है, सेतु में आजकल एंट्री नहीं हो रही है, लेकिन सुदामा सेतु के पास जो घाट बना है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उस तरफ के भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। और ये अभी तक का जो आप वीडियो देख रहे हैं ये डे 1 का है। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक का पूरा प्लान आपने देखा है। अगर आप इसको प्लानिंग से करेंगे तो आराम से एक दिन में इतने सारे मंदिर आप घूम लेंगे। देखिए ये सुदामा सेतु है। टिकट काउंटर, पहले टिकट लगता था जब एंट्री मिलती थी, लेकिन अब सुदामा सेतु में एंट्री नहीं मिलती है, तो टिकट काउंटर बंद है। और यहाँ पर ही देखिए गोमती घाट है, बिल्कुल सुदामा सेतु साइड में ही गोमती घाट है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है शाम के समय आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। दोस्तों इस समय आप सभी द्वारिकाधीश मंदिर के बैक साइड में जो सुदामा सेतु है वहाँ के दृश्य देख रहे हैं। ये रात में लगभग 10:30 बजने वाले हैं और मैं सुदामा सेतु के पास हूँ और रात में कुछ इस तरह से सुदामा सेतु नज़र आता है। और देखिए ये है मंदिर, ये जो चोटी दिख रही है ये है द्वारिकाधीश मंदिर की चोटी। दोस्तों इस समय मैं हूँ द्वारिकाधीश मंदिर के बैक साइड में। ये जो फ्लैग दिख रहा है ये द्वारिकाधीश मंदिर है और यहाँ पर मार्केट है। ये देखिए मार्केट बहुत ही अच्छी है द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास, और यहाँ पर घाट पड़ता है। यहाँ से आगे जो वीडियो आप देख रहे हैं ये डे 2 है। डे 1 का प्लान पूरा समाप्त हो गया था और डे 2 में आप देख सकते हैं ये मंगला आरती का समय है। जब मंगला आरती होने वाली होती है उससे पहले ही लगभग 5 बजे से ही लाइन लग जाती है। और देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन लग चुकी है, बहुत ही लंबी लाइन लगी थी और मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी हमने सुबह के समय भी बहुत अच्छे से दर्शन किया। मंगला आरती सुबह 6 बजे होती है, तो मंगला आरती तो हमें नहीं मिल पाई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हमें हो गए थे। और लगभग 8 बजे के आसपास दर्शन करके हम फिर से सुदामा सेतु की ओर आ गए थे। आपको रात के व्यू दिखाए थे, अब फिर से आप दिन के व्यू जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ पर बड़ी LED डिस्प्ले है जिसमें मंदिर के भी दर्शन होते रहते हैं। और ये है देखिए सुदामा सेतु, दिन के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे भटकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि समुद्र पर बना हुआ है और बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है, सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास के नज़ारे आप लोग देख रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पास में। और यहाँ से अब हम चलते हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करते जाना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना।
दोस्तों ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये भटकेश्वर महादेव के लिए जाता है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट द्वारिका भी है। ये सनसेट पॉइंट के लिए जाता है और ये रास्ता जो है ये द्वारिका के लिए जाता है, भटकेश्वर मंदिर के लिए जाता है। दोस्तों सामने जो मंदिर नज़र आ रहा है ये भटकेश्वर महादेव है। तो बस कुछ ही देर में आप सभी को दर्शन होने वाले हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं भटकेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास में। भटकेश्वर महादेव मंदिर जो है द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है। तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, अगर पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भटकेश्वर महादेव मंदिर के पास में। ये बैक साइड में जो शिवलिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक अंदर की तरफ जाएंगे ना तो एक शिवलिंग है जो कि कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग है। तो थोड़ी देर में आप सभी को वहाँ पर पहुँचाकर दर्शन कराएंगे। ये जो मंदिर आप सभी देख रहे हैं ना, इतने आसानी से फ़िलहाल तो दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जब समुद्र में लहरें तेज़ हो जाती हैं या जल ज़्यादा हो जाता है तो कई बार ये मंदिर लगभग डूब जाता है और ये जो परिसर देख रहे हैं ना पूरा जलमग्न हो जाता है। तो फ़िलहाल तो अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। तो आप सभी को हम दर्शन कराते हैं। कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग है, तो ये पास में है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। तो आराम से आप दर्शन कर सकते हैं और उसके साथ साथ समुद्र के शानदार नज़ारे भी देख सकते हैं। फिलहाल ये है स्वयंभू शिवलिंग। आप सभी दर्शन करें और सभी लोग हर हर महादेव लिखते रहें। भटकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं समुद्र के नज़ारे देखने के लिए इस तरफ आ गया था और यहाँ पर प्रॉपर बैठने की व्यवस्था थी। लोग बैठे थे और समुद्र के नज़ारे ले रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। और तो इस तरह हमारा जो द्वारिकाधीश का जो सफ़र है द्वारिका का वो समाप्त होता है। और उसके बाद हमें पहुँचना था रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें द्वारिका से ट्रेन पकड़कर किसी दूसरे प्लेस में जाना था। लेकिन उससे पहले हम आपको द्वारिका रेलवे स्टेशन में मिलने वाली एक बहुत ही अच्छी सुविधा की जानकारी दूंगा। द्वारिका रेलवे स्टेशन में ना अगर आप डोरमेट्रिक बेड लेना चाहें तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देखिए ये है अंदर का थोड़ा सा नज़ारा, हम आपको दिखा देते हैं। डोरमेट्रिक बेड है यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपर यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए बेड की सुविधा है। लेकिन घंटों के चार्जेस हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके चार्जेस हैं। तो अगर आप लोग डोरमेट्रिक लेना चाहते हैं, सिंगल है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही लगातार हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े और ऐसे ही सनातन धर्म के जो प्रमुख स्थान हैं वहाँ के दर्शन करते रहें। आप सभी को जय हिंद, जय गंगे माता, जय द्वारिकाधीश।